स्टूडेंट्स, सिक्स सेम के आपकी लेसन फर्स्ट की वीडियो संख्या 4 है। उदारवाद का अर्थ, विशेषताएं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उदारवाद के उत्थान के कारण, स्थितियां क्या क्या रही, फिर आता है उदारवाद का विकास। उस विकास की प्रक्रिया क्या थी, विकास में क्या क्या कारक थे। अचानक पैदा हुई प्रक्रिया नहीं थी, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। परिपक्वता कई बिंदुओं ने दी इसको। तो इसमें जो कड़ी थी वो थी विकास में संसदीय सुधार एवं लोकतंत्रीय विकास। संसदीय सुधार क्या होता है? संसद एक संस्था है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो प्रणाली है, उसमें कैसे मतलब आप जैसे हमारी संसद को हम समझते हैं, तो उस संसद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, वो जनता के प्रतिनिधि हैं या नहीं, या उनको केवल मनोनीत किया गया है, उनका जो चुनाव ठीक तरीके से होता है या नहीं, सबको मताधिकार है या नहीं, गुप्त मतदान है, हमारे यहाँ 18 वर्ष के सभी लोग मत दे सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, ये भी संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। फिर जो सारा ये बनने के बाद कानून बनाने की, कानून निरस्त करने की जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, ये सारा संसदीय क्षेत्र में आता है। फिर आता लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, लोकतंत्र का विकास। उसमें क्या था, उसमें लोग कैसे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, कैसे उनके ऊपर उनका दबाव रहता है, कैसे वो अब इस सारी प्रक्रिया से समाज का, लोगों का विकास जो है सुनिश्चित करते हैं। ये लोकतंत्रीय पद्धति की बात एक है। तो इस दो चीजों को हमने समझा। शब्दों को समझना, उन शब्दों का अर्थ हमें पता होना, उसके आधार पर हम उन टर्म को आगे समझ अच्छे से पाते हैं। तो केंद्र बिंदु, ब्रिटेन में उदारवाद के विकास का जो केंद्र बिंदु था वो थे कानून। कौन से कानून? संवैधानिक, जो संवैधानिक कानून बने, और संसदीय कानून। संसद से ही संवैधानिक कानून बन सकते हैं। तो ये संसदीय और संवैधानिक कानून, जिन्होंने वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको एक दिशा दी, उसको एक मार्गदर्शन दिया, और एक समाज में आदर्श स्थापित किया कि अच्छी व्यवस्था कैसे हो सकती है, अच्छा विकासवादी कार्यक्रम कैसे जो है चलाया जा सकता है। ये इससे चला। इस सुधारवादी प्रक्रिया से, इस प्रक्रिया से जनता को जहां लाभ हुआ, एक तो लाभ हुआ, एक फायदा तो ये था। दूसरा क्या हुआ कि जैसे फ्रांस में क्रांति हो रही थी, अन्य देशों में संग्राम हो रहे थे, लड़ाइयां चल रही थी, गृह युद्ध हो रहे थे आपस में देश में ही, तो ऐसा कुछ शिकार नहीं बना, ऐसी कोई घटना इंग्लैंड में नहीं घटी, क्योंकि वो धीरे धीरे विकास करते जा रहे थे, समाज को, जनता को अधिकार देते जा रहे थे। उसके कारण से एक संतुलित तालमेल बन गया। राजनीतिक व्यवस्था का जो संतुलित तालमेल था, उससे लोकतंत्रीय जो विकास होना था उसकी प्रक्रिया कभी बाधित नहीं हुई, और वो विकास हुआ। तो प्रथम, इस चरण में हम प्रथम सुधार अधिनियम को पढ़ेंगे। प्रथम सुधार अधिनियम 1832 में पास होता है, 1820 में चलता है। ये एक ब्रिटेन के इतिहास में मील का पत्थर होता है, जिससे सुधारवादी प्रक्रिया की शुरुआत को माना जाता है। आगे चलकर ब्रिटेन में एक नई व्यवस्था इससे चली। 1830 में टोरी पार्टी की बजाय कौन सी पार्टी सत्ता में आ गई? विग पार्टी। एक टोरी थी, एक विग पार्टी थी, ध्यान रखें। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं। जिसके नए प्रधानमंत्री अर्ल ऑफ ग्रे, जब अर्ल ग्रे थे, ये सुधारवादी थे। इन्होंने सुधारवादी जो प्रधानमंत्री थे अर्ल ऑफ ग्रे, हम पढ़ के आए हैं पिछली वीडियो में, ध्यान हो तो आपको। इन्होंने एक मतलब प्रयास किया मार्च 31 से जून 1831 तक, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1832 में इन्होंने दोबारा से कानून को जो है प्रस्तुत किया संसद में। यह 116 के विरुद्ध 151 मतों से पास हो गया, मतलब 151 मत जो है इसके पक्ष में पड़े। इन्होंने व्यवस्था की। इसमें कुल जो ये सुधार पारित हुआ, इसमें कुल 82 धाराएं थी, 82 धाराएं इसमें थी।
जिनका संबंध संसद चुनाव व प्रशासन समाज से था, जिसका वर्णन हम डिटेल में अभी करेंगे। तो डिटेल क्या थी? मताधिकार संबंधी कानून। इसमें दो तरह की व्यवस्थाएं थी, दो प्रावधान थे। कुछ लोगों से अधिकार छीने गए मताधिकार के और कुछ को दिया गया। तो पहले चुनाव क्षेत्र इसमें उतने ही रखे गए जितने की पहले थे, तो चुनाव क्षेत्रों में बदलाव नहीं हुआ, इस बात को भी ध्यान रखें। तो चुनाव क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? बोरो। 2 अंक में आ जाए तो बोरो कहा जाता था। तो छीनने के संबंध में पहले हम पढ़ेंगे। छीनने के संबंध में जो धाराएं पास की गई थी वो कौन सी थी? जिन नगरों की आबादी 2000 से कम है उनका कोई भी प्रतिनिधि प्रत्यक्ष हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स में उनका प्रतिनिधि नहीं जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स होता था जिसमें जनता के प्रतिनिधि सीधे चुनकर आते थे, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है। क्यों? क्योंकि कम जनसंख्या वाले लोगों को प्रतिनिधित्व देने की अभी इन्होंने आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या वाले जो हिस्से थे उनको तो प्रतिनिधित्व मिल नहीं पा रहा था, तो उनको देना ज्यादा जरूरी था। इसके तहत ओल्ड सारम, गाल्टन, राइजिंग, लू व जानविच इत्यादि 56 क्षेत्र जो थे उन लोगों ने अपने प्रभाव से ये अधिकार ले रखा था, फिर उनसे ये वापस ले लिया गया। 2000 से 4000 की जिन नगरों की आबादी थी उनसे केवल एक प्रतिनिधि जाएगा, जिन नगरों में 2000 से 4000 की आबादी है। तो इससे 30 नगरों पर इसका भी प्रभाव पड़ता है, उनके भी अधिकार छीन जाते हैं या कम हो जाते हैं। विशेष नगर जिनमें प्रतिनिधियों की संख्या 3000 से 5000 पर एक प्रतिनिधि के अनुपात से अधिक थी, उसमें भी अनुपात में कमी करके कितनी सीटें खाली हो गई? 56 सीटें खाली फिर और हो गई। तो ये इस तरह से सीटें खाली करने का प्रोसेस चला। अब है तो कुल जो है 142 सीटें इस तरह से खाली हुई। अब हम बात करेंगे कि किन को मताधिकार दिया गया। मताधिकार देने संबंधी धाराएं। तो ये क्या थी? वंशीय आधार पर स्थापित परंपराओं को बंद करके नई योग्यताएं रखी गई। वंश अब इसका जो है पैमाना नहीं था, नई योग्यताएं क्या थी और उनको पूरे देश में लागू किया गया। जो व्यक्ति 10 पाउंड वार्षिक के किराए के मकान में रहता था या फिर इतनी संपत्ति के मकान का मालिक था, उसे मताधिकार दे दिया गया। मताधिकार आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया गया। 10 पाउंड का या तो मकान हो इस राशि का, या इतना वो किराया देता हो। तो ये दूसरी धारा थी। तीसरी धारा क्या थी? काउंटीज में 40 सीलिंग। काउंटीज में 40 सीलिंग। सीलिंग वहां मुद्रा जो भी वहां उस समय चला रखी थी। वार्षिक लगान, लगान देने वाले भूस्वामी। 10 पाउंड वार्षिक किराया देने वाले कृषक। कृषक कितना? 10 पाउंड। और 50 पाउंड देने वाले जो लोग थे वार्षिक किराया देने वाले साधारण मजदूर। पट्टेदारों को भी, इनको भी मताधिकार दे दिया गया, लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी मताधिकार की कि ये किराए के लिए 10 पाउंड का था, काउंटीज में 40 सीलिंग था, लगान जो देता था भूस्वामी कृषक के लिए अलग, मजदूरों के लिए अलग। तो ये सब के लिए तय कर दिया गया पैमाना। इन आधार पर, आर्थिक आधार पर मतलब वो दिया जाता था आपका मताधिकार। कुछ से छीना गया, कुछ से दिया गया। दूसरा बिंदु है सीटों के पुनर्विभाजन संबंधी कानून। तो जिन 142 सीटों खाली किया गया था उनका विभाजन फिर किया गया। कैसे किया गया? ग्रामीण क्षेत्रों को, काउंटीज अभी आ गया है, नहीं तो बताते आपको। ग्रामीण क्षेत्रों को काउंटीज कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, 2 अंक में, इसको आप नोट कर लें। काउंटीज कहा गया तथा उनके लिए पहले निर्धारित 94 सीटों में 65 और जोड़ दी। पहले कितनी थी? 94। 65 और जोड़ दी तो कितनी सीटें मिल गई उनको? 159 सीटें कर दी गई। दूसरी धारा क्या थी
कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति के कारण पर जहाँ नए वर्ग या नए नगर उभर कर आए वहाँ मताधिकार अभी नहीं दिया गया था। तो यहाँ 22 बड़े नगरों को कितनी 2-2 सीट तथा तो कुल कितनी होगी 44 सीट, और प्लस में 20 छोटे नगरों को एक एक सीट दे दी गई। तो 64 सीटें ये बांटी गई जो नए क्रांति के कारण से, औद्योगिक कृषि क्रांति कारण से नगर उभरे थे उनको भी दी गई। स्कॉटलैंड इसके अंतर्गत आता था, इनका औपनिवेशिक क्षेत्र था। स्कॉटलैंड का जो है इनके विभिन्न नगरों को 8 सीटें दी गई। इसी तरह से आयरलैंड में भी लंबा विद्रोह चला बाद में आज़ादी के लिए, तो आयरलैंड को भी 5 सीटें एक प्रकार से प्रतिनिधित्व के लिए दी गई। इस व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या 4,64,000 लोगों को ही मताधिकार था, जबकि नगर में 3,49,000 मतदाता थे। तो ये सभी मिलकर 658 सीटों के लिए मत डालते थे। नए नियम के कारण 4,55,000 नए मतदाता बढ़े तथा औसतन 24 व्यक्तियों में से एक को मत का अधिकार मिल गया। इतना कम मताधिकार था, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि बहुत पुराने समय में इन्होंने इस व्यवस्था को चालू किया, शुरुआत की। एक चुनाव व्यवस्था सुधार संबंधी कानून, चुनाव होते थे तो उसको सही से हो, उचित तरीके से हो, उसके लिए भी कुछ धाराएं, कुछ कानून, नए नियम बनाए गए। मतदाताओं का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर लगाया गया। इसके आधार पर धोखा न हो, अयोग्य मतदान न कर सके। इसलिए ये दूसरा बिंदु क्या था, मतदाताओं की योग्यता, मतदाता जितनी योग्यता रखते हैं क्या जो तय की गई है, या उनकी जो शिकायतें थी उनकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई, जिसको चुनाव व्यवस्था संबंधी कुछ अधिकार भी दिए गए। समिति केवल बनाई नहीं गई, उनको अधिकार भी दिए गए थे। तीसरा है, चुनाव लड़ने के लिए कुछ आदर्श बनाए गए तथा उम्मीदवारों को उनका पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। कुछ आदर्श, कुछ आचार संहिता, जैसे हमारे यहाँ आचार संहिता चलती है, तो वो नियम बना दिए गए, तो उनका पालन करना जरूरी था। तो ये हमने इस संबंधी जो प्रथम सुधार अधिनियम आया, तो इसका महत्व क्या था, इसमें क्या गुण थे, क्या अच्छी बातें थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोषों के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले हम गुण पढ़ेंगे। तो लाभ क्या हुआ, तो इसने प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जो विकास है उसको आगे बढ़ाया, ये तो हम समझ ही गए। पहला बिंदु था परंपरागत जो बड़ा वर्ग था, कुलीन वर्ग था, उसका महत्व ज्यादा हो गया था, उसको कम कर दिया। महत्व कम करके अब सत्ता का केंद्र कौन बन गया, मध्यम वर्ग को सत्ता का केंद्र बनाया गया। शॉर्ट में लिखता हूं, इसको आप समझे, नोट्स बना लें। अगर आप वीडियो सही से देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ब्रिटेन में जो नए नगर तेजी से उभरे थे, उनको मताधिकार नहीं था, वो मताधिकार उनको मिला, प्रतिनिधित्व मिला। और क्या था आपका बिंदु, तीसरा बिंदु था, इस अधिनियम में संसद के दोनों सदनों के जारी वर्षों को स्पष्ट कर दिया कि हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह कानून भारी खींचतान गया तीसरी बार। इस अधिनियम जो 1832 में पास हुआ, हाउस ऑफ कॉमन्स का महत्व स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का महत्व बना रहना ज्यादा जरूरी है। ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के स्वरूप और कार्यप्रणाली में बदलाव आया। अब तक उन पर कुलीनों का कब्जा था,
तथा कार्य प्रणाली भी पुरातन थी, पहले प्राचीन कार्य प्रणाली थी, लेकिन अब सुधारवादी चीज़ों का महत्व बढ़ गया था। चौथा क्या है, जो आपके वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, अब इनको प्रतिनिधित्व मिल गया था। ये भी हम पढ़ के आए हैं। इनको भी अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला, ये लोग भी अपनी बात संसद में रख सकते थे, इनके ऊपर जो दिक्कतें थी। पांचवा बिंदु हो गया है आपका, एक बिंदु यहाँ तक नगर, ये दूसरा बिंदु था, ये तीसरा, ये चौथा, स्वरूप कार्य प्रणाली चौथा हो गया, और पांचवा बिंदु ये था आपका, ये पांचवा था, और अब है आपका छठा बिंदु। छठा बिंदु है मताधिकार के बारे में असंतुलन समाप्त हुआ। कैसे? अब गांव और शहरी मतदाताओं की संख्या बढ़ गई थी, गांव की भी और शहरों की भी। साथ में किसी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दूसरे की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं था। सातवां बिंदु है, इस अधिनियम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कारखाने संबंधी कई कानून बनाए गए, जिनसे भविष्य की एक रूपरेखा, मतलब समाज सुधार की एक रूपरेखा स्पष्ट होती है। आठवां बिंदु आपका है, मजदूरों की अनदेखी की गई थी, जिसके कारण से वो बाद में आंदोलन के रास्ते पर बढ़े, जिसे चार्टिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका आंदोलन क्या कहलाता है मजदूरों का? चार्टिस्ट, जिससे भविष्य की बहुत सी राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित किया। इंग्लैंड की पूरी राजनीति को प्रभावित करने वाले ये आंदोलन रहे मजदूरों के। सुधारों की कड़ी में शुरुआत थी, अब एक नए की शुरुआत हुई जिसने सुधारों के मार्ग को प्रशस्त किया था। दोष क्या थे? अधिनियम बहुत सीमित था मताधिकार की दृष्टि से, क्योंकि अब भी केवल 24 में से एक ही व्यक्ति क्या कर सकता था? मतदान कर सकता था। ठीक है, 23 को तो नकारा ही गया अभी भी समाज के, जबकि वो भी बराबर के अधिकारी थे। मजदूरों, अभी हम पढ़ के आए, मजदूरों, निम्न मध्यम वर्ग और समाज में सामान्य वर्ग के जो है हितों को महत्व अभी नहीं मिल पाया था। इस अधिनियम में ये कमी थी। विभिन्न क्षेत्रों के बीच शक्ति संतुलन का प्रयास तो हुआ, लेकिन दक्षिण ब्रिटेन तथा उत्तरी ब्रिटेन की तुलना में प्रभुत्व लिए हुए था। लेकिन अब भी दक्षिणी ब्रिटेन जो था वो ज़्यादा प्रभुत्व उसके पास था। अनुपात 65-35 का था, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, 65-35 का अनुपात, तो इसकी लोग ज़्यादा शक्तिशाली थे। चौथा बिंदु जो है आपका वो है, इस अधिनियम में कुलीनों की शक्ति को अचानक समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिससे गृह युद्ध का वातावरण बना। शक्ति जो है अचानक समाप्त नहीं करनी थी, आराम आराम से करनी चाहिए थी, जिनका कहना ये है, जिससे तनाव जो है अगले 50 वर्षों तक बना रहा। इस भ्रष्टाचार रोकने में आंशिक सफलता ही मिल पाई, ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिर आता है द्वितीय सुधार अधिनियम 1867। तो ये कुल मिलाकर कुछ दोष थे, कुछ इसमें गुण थे, लेकिन इसने एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, हाउस ऑफ कॉमन्स के महत्व को बढ़ाया, परंपरावादी कुलीनों पर, संकीर्ण सोच वालों पर चोट की, शिक्षा का महत्व बढ़ा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा सुधार अधिनियम, द्वितीय सुधार अधिनियम। तो पहला सुधार अधिनियम काफी लोकप्रिय हुआ था, तो लोग सोचने लगे कि और भी सुधार होने चाहिए, सुधार जारी रहने चाहिए, और अधिक सुधारों के बारे में सोच रहे थे। तो जन सामान्य असंतुष्ट था, कृषक मजदूरों को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ था, तो उन लोगों ने चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये आंदोलन चला 1848 तक। दूसरी ओर संसद के संदर्भ में किए गए सुधार अभी अधूरे लग रहे थे, उन अधूरे सुधारों को भी पूरा करना था। तो इस सारे में तीसरी ओर प्रतिक्रियावादी पास्टन की मृत्यु ने उदारवादियों को एक ठीक वातावरण दे दिया, जिसका लाभ रसेल मंत्रिमंडल के पतन के बाद डर्बी ने उठाया। उसने अपने मंत्रिमंडल में डिसरायली जैसे व्यक्ति को
मंत्री बनाकर उसे हर प्रकार के सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। तो ये एक चेंज था मंत्रिमंडल में, सरकार में, उससे भी सुधार की। तो इसने 1866 में एक ड्राफ्ट तैयार किया, मसौदा तैयार किया सुधार का, और 1867 में संसद के समक्ष रखा गया और उसको फिर पास कर दिया जाता है। महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में यह पास हुआ और इस श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम रहा। तो क्या इसकी धाराएं थी, जैसे हमने ऊपर वाले की धाराएं पढ़ी। मकान मालिक, चाहे मकान छोटा हो बड़ा हो कि कम कीमत का हो, जो खुद के मकान में रह रहे हैं उनको वोट का अधिकार दे दिया गया। तो वोट का अधिकार बढ़ गया। नगर में किराए के मकान में रहने वाले उस व्यक्ति को वही 10 पाउंड जो किराया देता है उसको भी अधिकार रहा मत देने का। गांव में रहने वाले नागरिक जो सरकार को 12 पाउंड लगान देते हैं वार्षिक, उसको भी अधिकार दे दिया। स्पष्ट किया कि कृषक चाहे भूमि का मालिक हो, स्थायी हो या अस्थायी हो, उसको अधिकार रहेगा अगर वो 12 पाउंड लगान देता है तो। कुछ पुराने नगरों की जनसंख्या 10,000 से कम थी और वे संसद में प्रतिनिधि भेजते थे, अब उनसे अधिकार ये वापस ले लिया गया। पुराने नगरों से वापस ली गई, इस तरह से 45 सीटें वापस ली गई। तो वो नए औद्योगिक नगरों को दे दी गई, जिनमें लिवरपूल, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स इत्यादि थे। अब इन शहरों में से 2 प्रतिनिधि चुने गए। तो 15 अगस्त 1867 को महारानी विक्टोरिया ने इसको मान्यता दे दी थी और ये लागू हो गया था। तो ये द्वितीय सुधार अधिनियम हमने पढ़ा। तो दोनों सुधार अधिनियम हमने पढ़ लिए हैं। अगली वीडियो में हम तृतीय सुधार अधिनियम 1884-85 पढ़ेंगे और 20वीं सदी के सुधार अधिनियम भी 3 सुधार अधिनियम वो पढ़ेंगे। तो 4 अधिनियम पढ़कर ये पाठ आपका पूर्ण हो जाएगा। ये अगली वीडियो में हम पढ़ लेंगे।